वेलकम क्लास सिक्स में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल के ऊपर है। तो सेल के बारे में हमने आपको बताया कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, और लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है सेल। सेल ऑर्गेनिजम्स सेल के बुनियाद पर एक सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर हैं, या एक से ज़्यादा सेल वाले हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ये हमने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स की बात की, अंदर उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बात की, और उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात की, और ये भी बताया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसका एक्टिविटी का सेंटर है, एंड द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सेल। और सेल इसीलिए सारे फंक्शन परफॉर्म करती है लाइफ के, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, सारे फंक्शन जो लिविंग्स के होते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि फला चीज़ जो है वो लिविंग है। तो वो सारे फंक्शन एक सेल परफॉर्म करती है। और आपको मालूम है कि एक सेल के एनिमल भी हमारे पास मौजूद हैं। अमीबा प्रोटियस उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, जो एक एनिमल की तरह ज़िंदगी गुजारती है। सेल है सिंगल, लेकिन उसके अंदर सारे काम होते हैं, चलने फिरने का, लोकोमोशन भी है, और सेंसरी भी है वो सेल। उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, बाइनरी फिशन। उसके अंदर वो खाना भी तलाश करता है, खाना भी खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एक्सक्रीट भी करता है। उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी है। तो लाइफ के सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी में भले ही लाखों सेल हो, लेकिन हर सेल अपनी जगह पर एक लिविंग यूनिट है। एक लिविंग यूनिट होने के नाते वो लाइफ के सारे फंक्शन खुद ब खुद परफॉर्म करती है। एनिमल्स में, खास तौर से एनिमल्स में, प्लांट्स में ज़रा मामला थोड़ा सा अलग है। एनिमल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल के अंदर एनर्जी तो पूरी लाइफ 2400 घंटे एनिमल को ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी एनिमल्स में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के नतीजे में सेल पैदा करती है, और अपने अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेल है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जमा कर लेती हैं। प्लांट्स में फूड भी अंदर ही बनाया जाता है। एनिमल्स में ग्लूकोज जो है वो फूड की, न्यूट्रिएंट की शक्ल में बाहर से लिया जाता है। आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उस डाइजेस्टेड फूड को, उन न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचा देता है, क्योंकि हर एक सेल अपने तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जो बाहर से अमीनो एसिड्स आए हैं उनसे अपनी मर्जी की प्रोटीन तैयार करेगी, नए तरह की प्रोटीन तैयार करेगी जो उसको ज़रूरत है। ग्लूकोज आएगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और इस ग्लूकोज के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका ऑक्सीडेशन, इसकी बर्निंग ज़रूरी होती है। और इसकी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हम जब, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारी एयर अपने लंग्स में ले जाते हैं, और उन लंग्स से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और ब्लड को दे दिया जाता है। ब्लड लेकर उसको पूरी बॉडी में घूमता है, और बॉडी की हर एक सेल को इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और उसके बाद इस वक्त न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में रहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड प्रोटीन अमीनो एसिड्स की शक्ल में रहती है। ब्लड के पास डाइजेस्टेड फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की शक्ल में रहती हैं। ये सब चीज़ें वो बांटता फिरता है पूरे बॉडी की सेल्स को। तो जब उनको ये सामान मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाता है, तो फिर उसके अंदर रेस्पायरेशन का, इंटरनल रेस्पायरेशन का अमल होता है, और उससे फिर वो नई एनर्जी तैयार करते हैं, और एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। और जब जब ज़रूरत पड़ती है ये
फॉस्फेट रेडिकल टूटते हैं, कंपाउंड टूटते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और फिर जैसे ही एनर्जी दोबारा से सेल तैयार करती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर से अपनी पुरानी शक्ल में आ जाते हैं और जमा रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल की हर एक एक्टिविटी के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल डिवीजन सेल का एक, अगर उसमें न्यूक्लियस है तो सेल डिवीजन होना ही है। सेल डिवीजन होने के लिए आपने देखा न्यूट्रिएंट उसके पास पहुंच रहे हैं, तो सेल डिवीजन होने के लिए वो अपने अंदर की जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाती रहेगी सेल और उनको डबल करती रहेगी। तो जब उसके पास तकरीबन डबल सामान जमा हो जाएगा तब फिर न्यूक्लियस इनिशिएटिव लेता है सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन के लिए हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जब ये देखते हैं कि अब सेल को डिवाइड कराना है तो क्रोमेटिन फाइबर्स बहुत सारे पीसेस में टूट जाते हैं। हर एक पीस को क्रोमोसोम कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल के लिए, हर स्पीशीज की सेल के लिए ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। ये एक स्पीशीज में जो क्रोमोसोमल नंबर होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो किसी दूसरी स्पीशीज में नहीं होंगे। जैसे इस प्लैनेट पर जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कहीं से भी, आप अमेरिका से, अफ्रीका से, अंटार्कटिका से, किसी भी ह्यूमन बीइंग की कोई भी एक सेल लाकर अगर उसमें क्रोमोसोम्स को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स हैं। जो इस प्लैनेट पर मौजूद अभी तक 90 लाख ऑर्गेनिजम्स की किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे। और अगर होते हैं और उसकी शक्ल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं और उसमें क्यों हैं वो। बहरहाल ये स्पीशीज जिसको कहते हैं, आखिरी जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग, हमारा जेनेरिक नाम है होमो और हमारा स्पेसिफिक नाम यानी हमारी स्पीशीज सैपियंस। सैपियंस में 46 क्रोमोसोम्स का होना बिल्कुल ये तय कर देता है कि ये ह्यूमन बीइंग है और ये क्रोमोसोम नंबर किसी दूसरी स्पीशीज की सेल में नहीं मिलेगा। तो क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाती है क्रोमेटिन फाइबर्स, और क्रोमोसोम्स में जब तब्दील हो जाती है तो वहाँ से सेल डिवीजन शुरू होता है। अब चूंकि आपका क्लास अभी 6th है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं है, तो इसमें सिर्फ एडवांटेज क्या होती है सेल डिवीजन की, या सेल डिवीजन क्यों होना चाहिए, तो इसके लिए इसमें कुछ बातें हैं आपकी बुक में। जैसे पहली बात तो ये है कि ग्रोथ, जैसे कभी भी आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नया इंडिविजुअल सामने आता है, पैदा होता है, वो बहुत छोटा होता है साइज में, तो उसका साइज फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। ये जो ग्रोथ हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि उसके अंदर जितनी भी सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, तो डिवाइड ना करें तो ये ग्रोथ होगी नहीं। तो पहला तो यही मसला हो गया कि ग्रोथ के लिए सेल्स को डिवाइड होना ज़रूरी है। तो सेल डिवाइड करती रहती हैं और डिवाइड करके उस ऑर्गेनिज्म का साइज, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट, ये सब बढ़ाती रहती हैं। और उनके पास एक कोड होता है पहले से कि उनको कहाँ तक डिवाइड करके कहाँ तक उसका साइज बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ कहाँ तक करनी है। वहाँ तक ग्रोथ होने के बाद, और वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स से, उसको कौन सी जीन्स और कौन से ट्रेड्स मिले हैं, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ है राज, वो है सेल के डिवीजन का। सेल 1 से 2 बनती हैं, दोनों का साइज पहले छोटा कम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन आता है, उनमें खुद में ग्रोथ होती है और वो बढ़कर पेरेंट सेल के बराबर हो जाती हैं, मदर सेल के बराबर हो जाती हैं। और फिर जब उनके पास मटेरियल जमा हो जाता है वो भी डिवाइड करती हैं,
तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है और ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार पूरा डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ मुकम्मल हो गई किसी ऑर्गेनिज्म की, और उसमें कहीं पर कुछ टिश्यूज़ का डैमेज हो जाता है, मान लिए इंजरी हो जाए या किसी और वजह से सेल्स जो हैं ख़राब हो जाएं, इंजरी हो जाएगी तो वहाँ से बहुत सारी सेल्स, कई लाख सेल्स गायब ही हो जाएंगी। तो सेल डिवाइड करके उसको रिपेयर करती हैं, तो रिपेयर करके उसको फिर से सीधा कर लेती हैं। तो दूसरा काम तो ये हो गया रिपेयर। और बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ज़्यादातर जगहों की सेल्स अंदर अंदर ऐसा आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ब्लड सेल्स हैं, इनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एक इनकी लाइफ होती है, लाइफ का एक पीरियड होता है। उतने पीरियड के बाद ये सेल्स मर जाती हैं। तो जब ये मर जाती है तो कम हो जाती है, तो फिर नई सेल्स शामिल होती हैं, और दूसरी जगहों पर भी सेल्स जो हैं वो मरती रहती हैं और डिवीजन के ज़रिए फिर से बनती रहती हैं। और तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ और रिपेयर के अलावा, डैमेज के अलावा। रिप्रोडक्शन में हमने शुरू में बताया था कि जैसे अमीबा प्रोटियस है, तो ये सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बनाने के लिए डिवाइड करता है, जिसको बाइनरी फिशन डिवीजन कहते हैं। तो दो डॉटर अमीबी तैयार हो जाते हैं उसमें। तो ये डॉटर अमीबी बिल्कुल अमीबा मदर, जो है मदर अमीबा था, उसकी तरह होंगे। इसमें मदर अमीबा नहीं रहेगा, बल्कि मदर अमीबा में ट्रांसफॉर्मेशन होगा दो डॉटर अमीबी में, दो में डिवाइड हो जाएगी सेल, ये रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसी सेल्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल की बनी हुई हैं, लेकिन डिवीजन के नतीजे में वो 2, 4, 8, 16, 32 अपने जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरियल पैरासाइट है, ये डिवाइड होकर कई ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। इसमें भी जो मदर, जो पेरेंट अमीबी है, तो पेरेंट प्लाज्मोडियम है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है 16 से 32 या जितनी भी ऑर्गेनिज्म में डिवीजन की ताकत है उतनी। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं, ग्रोथ है, रिपेयर है और रिप्रोडक्शन। वेलकम क्लास 6। क्लास 6 में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल के ऊपर है। तो सेल के बारे में हमने आपको बताया कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, और लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है सेल। सेल ऑर्गेनिजम्स सेल के बुनियाद पर एक सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर हैं, या एक से ज़्यादा सेल वाले हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ये हमने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स की बात की, अंदर उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बात की, और उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात की, और ये भी बताया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसका एक्टिविटी का सेंटर है, एंड द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सेल। और सेल इसीलिए सारे फंक्शन परफॉर्म करती है लाइफ के, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, सारे फंक्शन जो लिविंग्स के होते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि फला चीज़ जो है वो लिविंग है, तो वो सारे फंक्शन एक सेल परफॉर्म करती है। और आपको मालूम है कि एक सेल के एनिमल भी हमारे पास मौजूद हैं। अमीबा प्रोटियस उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, जो एक एनिमल की तरह ज़िंदगी गुजारती है। सेल है सिंगल, लेकिन उसके अंदर सारे काम होते हैं, चलने फिरने का, लोकोमोशन भी है, और सेंसरी भी है वो सेल। उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, बाइनरी फिशन। उसके अंदर वो खाना भी तलाश करता है, खाना भी खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एक्सक्रीट भी करता है, उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी है। तो लाइफ के सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर हैं,
इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी में भले ही लाखों सेल हो, लेकिन हर सेल अपनी जगह पर एक लिविंग यूनिट है। एक लिविंग यूनिट होने के नाते वो लाइफ के सारे फंक्शन खुद ब खुद परफॉर्म करती है। एनिमल्स में, खास तौर से एनिमल्स में, प्लांट्स में ज़रा मामला थोड़ा सा अलग है। एनिमल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल के अंदर एनर्जी तो पूरी लाइफ 2400 घंटे एनिमल को ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी एनिमल्स में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के नतीजे में सेल पैदा करती हैं और अपने अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेल है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जमा कर लेती हैं। प्लांट्स में फूड भी अंदर ही बनाया जाता है। एनिमल्स में ग्लूकोज जो है वो फूड की, न्यूट्रिएंट की शक्ल में बाहर से लिया जाता है। आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उस डाइजेस्टेड फूड को, उन न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचा देता है, क्योंकि हर एक सेल अपने तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और जो बाहर से अमीनो एसिड्स आए हैं उनसे अपनी मर्जी की प्रोटीन तैयार करेगी, नए तरह की प्रोटीन तैयार करेगी जो उसको ज़रूरत है। ग्लूकोज आएगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और इस ग्लूकोज के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका ऑक्सीडेशन, इसकी बर्निंग ज़रूरी होती है, और इसकी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हम जब, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारी एयर अपने लंग्स में ले जाते हैं, और उन लंग्स से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और ब्लड को दे दिया जाता है। ब्लड लेकर उसको पूरी बॉडी में घूमता है और बॉडी की हर एक सेल को इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उसके बाद इस वक्त न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में रहते हैं, उसके बाद डाइजेस्टेड प्रोटीन अमीनो एसिड्स की शक्ल में रहती है, ब्लड के पास डाइजेस्टेड फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की शक्ल में रहती हैं। ये सब चीज़ें वो बांटता फिरता है पूरे बॉडी की सेल्स को। तो जब उनको ये सामान मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाता है, तो फिर उसके अंदर रेस्पायरेशन का, इंटरनल रेस्पायरेशन का अमल होता है, और उससे फिर वो नई एनर्जी तैयार करते हैं और एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। और जब जब ज़रूरत पड़ती है ये फॉस्फेट रेडिकल टूटते हैं, कंपाउंड टूटते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और फिर जैसे ही एनर्जी दोबारा से सेल तैयार करती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर से अपनी पुरानी शक्ल में आ जाते हैं और जमा रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल की हर एक एक्टिविटी के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल डिवीजन सेल का एक, अगर उसमें न्यूक्लियस है तो सेल डिवीजन होना ही है। सेल डिवीजन होने के लिए आपने देखा न्यूट्रिएंट उसके बाद पहुंच रहे हैं, तो सेल डिवीजन होने के लिए वो अपने अंदर की जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाती रहेगी सेल, और उनको डबल करती रहेगी। तो जब उसके पास तकरीबन डबल सामान जमा हो जाएगा तब फिर न्यूक्लियस इनिशिएटिव लेता है सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन के लिए हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जब ये देखते हैं कि अब सेल को डिवाइड कराना है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स बहुत सारे पीसेस में टूट जाते हैं। हर एक पीस को क्रोमोसोम कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल के लिए, हर स्पीशीज की सेल के लिए ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। ये एक स्पीशीज में जो क्रोमोसोमल नंबर होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो किसी दूसरी स्पीशीज में नहीं होंगे। जैसे इस प्लैनेट पर जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कहीं से भी, आप अमेरिका से, अफ्रीका से, अंटार्कटिका से, किसी भी ह्यूमन बीइंग की कोई भी एक सेल लाकर अगर उसमें क्रोमोसोम्स को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स हैं।
जो इस प्लैनेट पर मौजूद अभी तक 90 लाख ऑर्गेनिजम्स की किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे। और अगर होते हैं और उसकी शक्ल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं और उसमें क्यों हैं वो। बहरहाल ये स्पीशीज जिसको कहते हैं, आखिरी जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग, हमारा जेनेरिक नाम है होमो और हमारा स्पेसिफिक नाम यानी हमारी स्पीशीज सैपियंस। सैपियंस में 46 क्रोमोसोम्स का होना बिल्कुल ये तय कर देता है कि ये ह्यूमन बीइंग है और ये क्रोमोसोम नंबर किसी दूसरी स्पीशीज की सेल में नहीं मिलेगा। तो क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाती है क्रोमेटिन फाइबर्स, और क्रोमोसोम्स में जब तब्दील हो जाती है तो वहाँ से सेल डिवीजन शुरू होता है। अब चूंकि आपका क्लास अभी 6th है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं है, तो इसमें से एडवांटेज क्या होती है सेल डिवीजन की, या सेल डिवीजन क्यों होना चाहिए, तो इसके लिए इसमें कुछ बातें हैं आपकी बुक में। जैसे पहली बात तो ये है कि ग्रोथ, जैसे कभी भी आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नया इंडिविजुअल सामने आता है, पैदा होता है, वो बहुत छोटा होता है साइज में, तो उसका साइज फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। ये जो ग्रोथ हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि उसके अंदर जितनी भी सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, तो डिवाइड ना करें तो ये ग्रोथ होगी नहीं। तो पहला तो यही मसला हो गया कि ग्रोथ के लिए सेल्स को डिवाइड होना ज़रूरी है। तो सेल डिवाइड करती रहती हैं और डिवाइड करके उस ऑर्गेनिज्म का साइज, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट, ये सब बढ़ाती रहती हैं और उनके पास एक कोड होता है पहले से कि उनको कहाँ तक डिवाइड करके कहाँ तक उसका साइज बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ कहाँ तक करनी है। वहाँ तक ग्रोथ होने के बाद, और वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स से उसको कौन सी जीन्स और कौन से ट्रेड्स मिले हैं, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ है राज, वो है सेल के डिवीजन का। सेल 1 से 2 बनती हैं, दोनों का साइज पहले छोटा कम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन आता है, उनमें खुद में ग्रोथ होती है और वो बढ़कर पेरेंट सेल के बराबर हो जाती हैं, मदर सेल के बराबर हो जाती हैं, और फिर जब उनके पास मटेरियल जमा हो जाता है वो भी डिवाइड करती हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है और ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार पूरा डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ मुकम्मल हो गई किसी ऑर्गेनिज्म की, और उसमें कहीं पर कुछ टिश्यूज़ का डैमेज हो जाता है, मान लिए इंजरी हो जाए या किसी और वजह से सेल्स जो हैं ख़राब हो जाएं, इंजरी हो जाएगी तो वहाँ से बहुत सारी सेल्स, कई लाख सेल्स गायब ही हो जाएंगी। तो सेल डिवाइड करके उसको रिपेयर करती हैं, तो रिपेयर करके उसको फिर से सीधा कर लेती हैं। तो दूसरा काम तो ये हो गया रिपेयर। और बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ज़्यादातर जगहों की सेल्स अंदर अंदर ऐसा आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ब्लड सेल्स हैं, इनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एक इनकी लाइफ होती है, लाइफ का एक पीरियड होता है, उतने पीरियड के बाद ये सेल्स मर जाती हैं। तो जब ये मर जाती है तो कम हो जाती है, तो फिर नई सेल्स शामिल होती हैं, और दूसरी जगहों पर भी सेल्स जो हैं वो मरती रहती हैं और डिवीजन के ज़रिए फिर से बनती रहती हैं। और तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ और रिपेयर के अलावा, डैमेज के अलावा। रिप्रोडक्शन में हमने शुरू में बताया था कि जैसे अमीबा प्रोटियस है, तो ये सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बनाने के लिए डिवाइड करता है, जिसको बाइनरी फिशन डिवीजन कहते हैं। तो 2 डॉटर अमीबी तैयार हो जाते हैं उसमें। तो ये डॉटर अमीबी बिल्कुल अमीबा मदर, जो है मदर अमीबा था, उसकी तरह होंगे। इसमें मदर अमीबा नहीं रहेगा, बल्कि मदर अमीबा में ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2 डॉटर अमीबी में, 2 में डिवाइड हो जाएगी सेल, ये रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसी सेल्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल की बनी हुई हैं,
लेकिन डिवीजन के नतीजे में वो 2, 4, 8, 16, 32 अपने जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरियल पैरासाइट है, ये डिवाइड होकर कई ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। इसमें भी जो मदर, जो पेरेंट अमीबी है, तो पेरेंट प्लाज्मोडियम है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है 16 से 32 या जितनी भी ऑर्गेनिज्म में डिवीजन की ताकत है उतनी। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं, ग्रोथ है, रिपेयर है और रिप्रोडक्शन।